हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। तो बायबैक ऑफ शेयर्स की जो क्लास है उसके अंदर हमने कितना टाइम स्पेंड करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि लगभग हमें 4 से 5 घंटे लगेंगे इस पूरी क्लास को कंक्लूड करने में। इसमें हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करने हैं और साथ में क्या भी करना है कि इसकी जो थियोरेटिकल बेस है वो भी करना है। तो सबसे पहली बात है कि बायबैक ऑफ शेयर्स होता क्या है। देखिएगा, बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब होता है जब एक कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को खरीद लेती है और उस शेयर कैपिटल को कैंसिल कर देती है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से, उसको बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। तो ऐसा कंपनियां क्यों करती हैं, क्या जरूरत पड़ती है कि कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स करे। तो आप में से बहुत लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर ये जो बायबैक ऑफ शेयर्स है ये क्या इशू ऑफ शेयर्स का उल्टा नहीं है। यस, आप बिल्कुल सही पकड़े हैं। और सही कैसे पकड़े हैं कि जो बायबैक ऑफ शेयर्स है वो वास्तव में इश्यू ऑफ शेयर्स का जस्ट रिवर्स है। जस्ट रिवर्स मतलब जब कंपनी को कैपिटल रेज करनी होती है तो कंपनी इशू ऑफ शेयर्स करती है, जिसमें राइट इशू भी हो सकता है या ऑफर फॉर सेल भी हो सकता है जिसको हम OFS बोलते हैं, या इनिशियल पब्लिक ऑफर्स जो हैं जनरली कंपनियां करती हैं, या कंपनी अपने प्रमोटर से प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से कुछ चुने हुए चुनिंदा लोगों को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या इस तरीके की जो बाकी टूल्स हैं उनको यूज़ करती हैं जब कंपनियां कैपिटल को रेज करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब कंपनियां अपनी बायबैक की प्रोसेस को यूज़ करती हैं तो वो क्यों करना पड़ता है, उनको क्या बायबैक के लो हैं और क्या बायबैक की अकाउंटिंग है। तो इन्हीं पहलुओं पर जो है हम बात करेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर के दौरान। तो सबसे पहली बात है कि बायबैक ऑफ शेयर्स क्या इंडिया में अलाउ था पहले या अभी अलाउ किया गया। देखिएगा, करीबन 20 साल पहले बायबैक ऑफ शेयर्स को अलाउ किया गया। उससे पहले बायबैक ऑफ शेयर्स नाम की कोई चीज़ होती नहीं थी। और आज भी वो जो सेक्शन है वो नए कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो है इनकॉर्पोरेटेड है। इस बात से जो है आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो 2013 के अंदर कंपनी एक्ट में चेंज किया गया था वो आज की डेट में एप्लीकेबल है, लेकिन उसके जो मोस्टली प्रोविजंस हैं वो कंपनीज एक्ट 1956 वाले हैं। तो आइएगा अब अपने मुद्दे पर बात करते हैं कि कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो बायबैक के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि बायबैक के बारे में जो भी सेक्शंस बात करेंगे आपको वो कंपनीज एक्ट के सेक्शंस हैं। अब कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शंस हैं जो बायबैक की बात करते हैं, तो सेक्शन 67 बायबैक के ऊपर रोक लगाता है। वो ये कहता है कि कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो बायबैक नहीं कर सकती। रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्रोविशंस नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्या है? रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्रोविशंस नहीं है, मनाही नहीं है। फिर सेक्शन 68, सेक्शन 69 और सेक्शन 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 अलाउ करती हैं बायबैक को। और ये जो बायबैक अलाउ होता है 2013 के कंपनीज एक्ट में, 2013 के कंपनीज एक्ट में इसमें क्या प्रोविजंस हैं वो आपको जानना पड़ेगा अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए भी। तो अब करें बात इसकी, तो किस तरीके से ये काम करेगा ये आइएगा देखते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि अगर हम बायबैक की बात करें और हम बायबैक की अगर हम बात करें तो बायबैक के हमें कुछ चीज़ें जो है समझनी पड़ेंगी, कुछ हमें प्रोविजंस की तरफ जो है ध्यान देना पड़ेगा। और वो जो प्रोविजंस हैं वो क्या हैं बायबैक से संबंधित, आइएगा पहले उनके बारे में बात करते हैं। तो बायबैक से संबंधित जो प्रोविजंस हैं पहले उनको देखिएगा कि वो किस तरीके से काम करते हैं, बायबैक के क्या प्रोविजंस हैं। तो देखिएगा, सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 70 तक के जो प्रोविजंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि जो कंपनी बायबैक करना चाहती है उस कंपनी के पास बायबैक के लिए या तो पैसा हो या कंपनी नए शेयर इशू करके उस बायबैक को करेगी। तो मैं अकाउंटिंग पर्पज से आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, जैसा आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं, एक कंपनी कैन परचेज इट्स ओन शेयर्स आउट ऑफ इट्स फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और प्रोसीड्स ऑफ प्रेफरेंसेस। अगर आप इक्विटी कर रहे हैं तो प्रेफरेंस बायबैक कर, प्रेफरेंस फर्दर इशू करने पड़ेंगे, या इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, सिमिलर टाइप के जो शेयर्स हैं आप इशू नहीं कर सकते अगर आप बायबैक कर रहे हैं। तो उसके बाद आप देखिएगा, तो प्रोसीड्स ऑफ दैट कंपनी कैन नॉट यूज अर्लियर इशू सेम काइंड ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो सेम काइंड ऑफ जो अगर आपने इक्विटी शेयर्स किए थे तो उसकी प्रोसीड्स को आप यूज़ नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो डिफरेंट काइंड के शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे। तो देखिएगा क्या बात निकल कर आई, बात ये निकल कर आई कि जब भी कंपनी बायबैक करेगी तो बायबैक करने के दौरान क्या चीज़ें उसको ध्यान रखनी है।
तो बायबैक करने के दौरान उसको ध्यान रखनी है कि उसके पास एक सफिशिएंट प्रॉफिट हो जिसमें से वो बायबैक करेगी। दूसरी बात क्या है कि वो अगर लिक्विडिटी नहीं है उसके पास तो वो नए शेयर जो है इशू कर सकती है और उन नए शेयर्स के माध्यम से भी जो है उसको फाइनेंस कर सकती है। हालांकि देखिएगा यहाँ पर ये जो प्रोविजंस बनाए गए हैं जो बायबैक से संबंधित है वो वास्तव में ये कहते हैं कि जो कंपनी जिनके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं वही बायबैक करें। अगर नहीं है, आपको इक्विटी की पूरी मार्केट में वैल्यू नहीं मिल रही है जिन वजह से आप बायबैक करना चाहते हैं, तो आप क्या भी कर सकते हैं, आप प्रेफरेंस शेयर इशू करके बायबैक कर सकते हैं। तो आप कौन सा रूट भी अपना सकते हैं कि आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर दें और उसके बाद आप बायबैक कर लें। तो देखिएगा सबसे पहली बात यहाँ पर जो निकल कर आई वो क्या निकल कर आई कि जो कंपनियां प्रॉफिटेबल होंगी वही बायबैक कर सकती हैं या कंपनी जो है नया शेयर इशू करके जो है बायबैक करेंगे। जब कंपनियां बायबैक करेंगी तो बायबैक क्यों करती हैं? जनरली बायबैक इसलिए करते हैं या तो मार्केट के अंदर उसको पूरी प्रॉपर वैल्यू नहीं मिल रही है, यानी कि उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो कंपनी की मैनेजमेंट एंटिसिपेट करती है उससे कम है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसके इक्विटी शेयर की वैल्यू कम मिल रही है, तो कंपनी ये डिसाइड करती है कि अपने शेयर्स को क्यों ना बायबैक कर लिया जाए। दूसरा रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि अगर कंपनी पहले जो काम करती थी वो कैपिटल इंटेंसिव थे और आज उसको लेस कैपिटल की ज़रूरत है या वो टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। अब देखिएगा कोविड-19 की प्रॉब्लम के बाद आप भी लोग समझते हैं कि लॉकआउट के बाद क्या है, बहुत सारे लोग अगर घर से काम कर रहे हैं तो बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनको ऑफिस, बड़े ऑफिस की ज़रूरत नहीं होंगी और बहुत सारी जो उनका काम करने का तरीका यानी कि जो मोडस ऑपरेंडी है, मोड ऑफ ऑपरेशन है, वो अगर चेंज होता है तो उनको हो सकता है कैपिटल की ज़रूरत ही ना पड़े। तो बहुत सारी चीज़ें अगर वो टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो रही हैं तो वहाँ पर आपको लीस्ट कैपिटल की ज़रूरत भी हो सकती है कि आपको बिजनेस में हो। तो इसी तरीके से जो बिज़नेस पहले कैपिटल इंटेंसिव हुआ करते थे वो आज की डेट में टेक्नोलॉजी की वजह से जो है जनरली कैपिटल इंटेंसिव ना होके जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गए हैं। और जहाँ पर पहले बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आप काम कर रहे थे जहाँ पे बड़ी आपको कैपिटल चाहिए थी, अब कैपिटल नहीं चाहिए, तो या आपका बिजनेस का नेचर चेंज हो गया है। तो सिंपल सी बात है, आपकी कंपनी बायबैक इसलिए कर रही है क्योंकि आपके मार्केट में शेयर्स की कीमत सही नहीं मिल रही है, मार्केट में आपका शेयर जो है अंडर वैल्यूड है और इसलिए आपकी जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी की मैनेजमेंट वो डिसाइड करती है कि उसको बायबैक कर लिया जाना चाहिए। अब इन्हीं कारणों में से जब बायबैक करती है तो कंपनी जो है, सरकार ने जो प्रोविजंस बनाए हैं, सरकार ने एक ही बात बोली कि देखिएगा आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए, दूसरी बात आपकी सोल्वेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आप इक्विटी शोल्डर को तो पैसा दे दो और बाद में सारे शोल्डर जो है दर दर भटकते हुए नजर आए, वो सॉरी सारे डिवेंचर होल्डर दर दर भटकते हुए नजर आए। तो सिंपल सी बात है, तो ये भी सारी जो प्रोविजंस हैं वो इन सेक्शन 68 से लेकर और 70 के बीच में कवर किए हैं, जबकि सेक्शन 67 जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाती है कंपनी के बायबैक पे और 68 टू 70 की जो सेक्शंस हैं 68, 69 एंड 70 ये अलाउ करती हैं कि किस किस तरीके से आप बायबैक कर सकते हैं। तो उन पूरी प्रोसेस को, उन सारे प्रोविजंस को ये 3 सेक्शंस कवर करती हैं। अब बात करते हैं कि जो बायबैक हो रहा है उस बायबैक के अंदर जब कंपनी अगर फ्री रिजर्व से या सिक्योरिटी प्रीमियम से करती है तो ऐसा तो नहीं है, देखो बायबैक करने के लिए तो पैसा चाहिए। जब आप बायबैक करोगे तो आपको तो एंट्री क्या करनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, भाई पैसा जाएगा और जो प्रीमियम आप दोगे बायबैक पे वो डेबिट करना है और पैसा आपके पास से चला जाएगा। तो जो कैपिटल आपकी घटेगी उस कैपिटल की भरपाई कैसे करेंगे? तो उस कैपिटल की भरपाई करने का एक ही तरीका है, या तो आप अपने प्रॉफिट्स में से जिसको डिविडेंड के रूप में बांट सकते थे या आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसको आप एक सेपरेट अकाउंट में डाल दो कि उसको आप ब्लॉक कर दो। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऐसा ही किया है। गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए अगर जितनी आप बायबैक कर रहे हो उसके लिए या तो आप प्रॉफिट्स को डिविजिबल प्रॉफिट जिसको आप डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको, या जनरल रिजर्व को आप एक सेपरेट अकाउंट में डालेंगे जिसका नाम होगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। इससे क्या होगा कि जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है वो रिजर्व सरप्लस में एक परमानेंट जगह ले लेगा और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। अगर कंपनी कभी चाहे तो इससे दोबारा से शेयर कैपिटल इशू कर सकती है, यानी कि इससे बोनस शेयर्स इशू हो सकते हैं, यानी कि बाद में कभी भी कंपनी को लगे कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो पड़ा हुआ है इससे हम नए शेयर इशू करते हैं तो कंपनी कर सकती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स के रूप में जो है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को यूज कर सकती है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, तो जब बायबैक होता है तो सबसे पहले जो है सीआरआर के अंदर पैसा डालना पड़ता है, यानी कि जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम है या जो जनरल रिजर्व्स हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं जिनको डिविडेंड के लिए कंपनी यूज कर सकती है उनको हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, सीआरआर के अंदर, यानी कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। और उसके पीछे का लॉजिक यही है क्योंकि कंपनी अपनी कैपिटल को रिड्यूस नहीं कर सकती, अगर वो कैपिटल को रिड्यूस करेगी तो उसका कुछ दूसरा इंतजाम उसको करना पड़ेगा। तो दूसरे इंतजाम के अंदर उसको अपने प्रॉफिट्स जिनको डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता था उस प्रॉफिट को ब्लॉक कर लेंगे, या जो सिक्योरिटी प्रीमियम पहले कैपिटल के रूप में जो एक्स्ट्रा पैसा उनके पास पड़ा हुआ था उसको वो ब्लॉक कर देंगे। इसके बाद
बात यह कि अगर कोई कंपनी नहीं है प्रॉफिटेबल, उसके पास इतना प्रॉफिट नहीं है, तो वो जाके मार्केट में दूसरे तरीके के शेयर्स इशू करके भी बायबैक कर सकती है। यानी कि इक्विटी शेयर बायबैक करने तो प्रेफरेंस शेयर्स को खरीद के ले आए, प्रेफरेंस शेयर्स का बायबैक करना है तो इक्विटी शेयर को मार्केट में इशू कर दे। तो इस तरीके से भी इस प्रोसेस को फॉलो किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है कि जनरली कंपनियां प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर रिडेम्पशन की प्रोसेस को यूज़ करती हैं बजाय की बायबैक की, क्योंकि रिडेम्पशन के प्रोविजन ज़्यादा आसान है बजाय की बायबैक के। तो सिंपल सी बात ये, तो प्रेफरेंस शेयर्स में बायबैक करने की बजाय कंपनियां क्या करती हैं, रिडेम्पशन की जो प्रोसेस है प्रेफरेंस शेयर्स की उसको यूज़ करती हैं इंस्टेड ऑफ बायबैक के प्रोविजंस। तो जो बायबैक के प्रोविजंस है वो इक्विटी शेयर्स पर भी अप्लाई होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर भी अप्लाई होते हैं, बात ध्यान रखिएगा आप। लेकिन कंपनियां प्रेफरेंस शेयर्स में उसको यूज़ नहीं करती हैं। अब बात आती है आगे, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे कि अब ये जो बायबैक वाली जो प्रोविजंस हैं ये कौन सी सेक्शन में लिखी हुई है, सेक्शन 69 में लिखी हुई है, और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का यूज़ जो है सेक्शन 70 में लिखा है। तो आइएगा अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात देखिएगा, व्हेन ए कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर्स आउट ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन be equal to the nominal value of shares to be bought back shall be transferred to a separate account that is capital redemption reserve account। जो बात मैंने आपके साथ बोली कि वो जो अकाउंटिंग के अंदर दूसरी बात आपको क्या करनी पड़ेगी कि CRR में पैसा डालना पड़ेगा। तीसरी बात ये थी कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जब भी आप करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ इशू बोनस शेयर्स, तो उसको जो केवल आप बोनस शेयर्स दे सकते हैं और वो भी फुली पेड अप। कैसे बोनस शेयर्स दे सकते हैं, फुली पेड अप, तो उससे भी केवल फुली पेड अप बोनस दे सकते हैं। द फॉलोइंग रिजर्व्स आर फ्री रिजर्व्स फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए आपको फ्री रिजर्व्स चाहिए। अब वो फ्री रिजर्व्स कौन से हैं, जैसे कि सरप्लस अकाउंट है, जैसे कि सरप्लस अकाउंट है, जनरल रिजर्व होता है या रिजर्व फंड होता है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व होता है, नॉन स्टैट्यूटरी रिजर्व हो सकते हैं, नॉन स्टैट्यूटरी रिजर्व जो कि रेवेन्यू नेचर्स के, जो कि रेवेन्यू नेचर्स के हैं, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा पैसा जो है वो कंपनियां यूज़ कर सकती हैं फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक। अब उसके बाद अगर बात करें कि कौन सा पैसा जो है बायबैक में यूज़ हो सकता है, वो आपको मैंने बता दिया। उसके बाद अब देखिएगा, रिजर्व्स आर नॉट अवेलेबल फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब कौन से रिजर्व जो है बायबैक में यूज़ नहीं होते, देखिएगा ये लॉ में नहीं लिखा हुआ, लेकिन सिंपल सी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से जो रिजर्व्स हैं वो बायबैक में यूज़ नहीं होंगे। तो उसमें सबसे पहले देखिएगा रीवैल्यूएशन रिजर्व, कौन सा नहीं होगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। दूसरा केस को यूज़ नहीं कर पाएंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तीसरा है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, क्योंकि ये तो सीधी सी बात है डिवेंचर के रिडम्पशन के लिए। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन आपको पता है, आप लोग ग्रुप 1 में भी पढ़ चुके हैं कि वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, और कैपिटल रिजर्व के जो प्रॉफिट्स हैं वो यूज़ नहीं होंगे, तो कैपिटल रिजर्व भी नहीं होंगे। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स जो है जिनका पीरियड अभी तक खत्म नहीं हुआ, जैसे एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व्स हैं जो एक्सपोर्ट के बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट के लिए आपने बनाए थे। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व्स हैं, साइट रिस्टोरेशन फंड, इस तरीके से। और कोई भी प्रोविजंस ऑन असेट्स हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, तो ध्यान रखिएगा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन रिजर्व होता ही नहीं है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बुक वाले रिजर्व फॉर डेप्रीशिएशन लिख देते हैं, तो ध्यान रखना कि इसको भी आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो क्या बायबैक की लिमिट्स हैं, क्या कंपनी अपनी मन मर्जी से कितना भी बायबैक कर सकती हैं, तो ये जो सवाल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के लिए भी ज़रूरी है हमारे लिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहली बात क्या है कि जो बायबैक है, जो भी बायबैक आप करेंगे उस बायबैक के लिए 3 कंडीशंस हैं। अब वो 3 कंडीशंस क्या है, वो 3 कंडीशंस क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहली जो कंडीशन है वो कंडीशन है कि आप जो है बायबैक जब भी करेंगे, तो बायबैक जब भी आप करेंगे तो एक सिंपल सी बात है कि लिमिट होगी। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिएगा एक कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल में 1 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर्स की फेस वैल्यू 1 लाख है, तो शेयर कैपिटल हो गई 1 लाख रुपीज़।
तो ये जो 1 लाख की कैपिटल है, ये 1 लाख शेयर्स है। ठीक है, आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, मैं दोबारा लिख देता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स है, 1 रुपये वाले, तो 1 लाख हो गया। उसके बाद देखिएगा, ये 1 लाख शेयर्स के अलावा कंपनी के पास जनरल रिजर्व्स है प्लस प्रॉफिट एंड लॉस है, और वो कंपनी के पास है 5 लाख रुपए का। और कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, वो है कंपनी के पास 2 लाख रुपए का। और कंपनी के पास डेट भी है, मान लीजिए वो है 3 लाख रुपए के, और बाकी करंट लायबिलिटी 1 लाख की। तो यहाँ पे ये जो इसकी बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट के बेस पर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं कि कितना बायबैक होगा। तो जो बायबैक के लिए जो लिमिटेशंस हैं वो मैं प्रैक्टिकली आपसे, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स आपके साथ सामने रख लिए मैंने शर्तों के लिए साथ साथ, तो आपको बात समझ में आएगी। और मान लीजिएगा कंपनी का मार्केट शेयर जो है बायबैक के लिए 25 रुपये, बाजार में मान लो 20 रुपये चल रहा है, तो बायबैक के लिए आपको 25 रुपये की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जब बायबैक करेंगे तो मार्केट के अंदर आप एक डिमांड जो है वो उसको क्रिएट करेंगे, तो जब डिमांड आएगी तो अल्टीमेटली प्राइस ऊपर चले जाते हैं। तो मान लेते हैं कि 25 रुपये में बायबैक करेंगे। तो देखिएगा गवर्नमेंट का जो सबसे पहला रूल है, मैं भी सारी कंडीशंस पर आऊँगा, तो सबसे पहला रूल क्या है, सेक्शन 68 टू 70 के प्रोविजंस को अगर हम रीड करें, कि जो भी आप शेयर बायबैक करोगे वो 25% शेयर बायबैक कर सकते हो। जो भी आपके शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, जिसको हम बोलते हैं शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। तो शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो कितने शेयर्स आप बायबैक कर सकते हैं, 25%। कितना बायबैक कर सकते हैं, 25%। अब ये 25% कितना, अब मान लीजिएगा कंपनी के शेयर्स हैं 1 लाख, तो 1 लाख का 25% कितना होता है, 25,000 रुपये। तो कंपनी 25,000 से ज्यादा शेयर बायबैक नहीं कर सकती, पहली शर्त है। तो इस टेस्ट को हम जो नाम देते हैं वो होता है शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। तो जो शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट है वो आपको बता रहे हैं कि कितना कर सकते हैं, 25। अब दूसरी बात होती है कि कंपनी का शेयर आप 25%, तो आपको बात समझ में आ गई, लेकिन अब यहाँ पे बात ये है कि जब ये 25% शेयर आप बायबैक करेंगे तो मार्केट में प्राइस तो ऐसा तो होगा नहीं कि फेस वैल्यू होगी, फेस वैल्यू से ज़्यादा ही शेयर का प्राइस होगा। तो अब देखिएगा दूसरी शर्त गवर्नमेंट ने लगाई कि जो आपके पास शेयर होल्डर फंड है, और वो शेयर होल्डर फंड में क्या है कि आपकी जो शेयर कैपिटल है इक्विटी है, चाहे आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, चाहे जनरल रिजर्व है, चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम है। जनरल रिजर्व मीन्स रेवेन्यू प्रॉफिट इंक्लूडिंग प्लस रेवेन्यू प्रॉफिट, यानी कि जो भी डिविडेंड के लिए आप बांट सकते हैं, जो मैंने भी डिस्कस किया। तो इन सब का टोटल कर लीजिएगा, और जो ये आपका फंड है इसका 25% से ज़्यादा पैसा बायबैक में यूज़ नहीं करेंगे। यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो कितना आप यूज़ कर सकते हैं, रिसोर्सेज टेस्ट की अगर हम बात करें तो आप केवल 25% पैसा जो है वो बायबैक में यूज़ कर पाएंगे। तो अब देखिएगा, अगर मान लीजिएगा कंपनी की इन तीनों की टोटल अगर हम कैलकुलेट करें तो इट इज़ 8 लाख रुपीज़। अब 8 लाख का 25%, तो 8 लाख का 25% कितना होता है, दैट इज़ 2 लाख। तो आप बायबैक जब करेंगे तो 2 लाख से ज़्यादा रुपए यूज़ नहीं कर सकते। आप 2 लाख से ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे तो आप बताइए कि बायबैक का शेयर प्राइस मार्केट में 25 रुपये है, तो बायबैक के लिए आपको कितने शेयर्स मैक्सिमम जो है बायबैक करने की परमिशन मिलनी चाहिए। तो आप देखिएगा यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जब आप नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिएगा 2 लाख जो नंबर्स हैं उसको डिवाइड करिए 25 से, क्योंकि 25 रुपये का बाजार में भाव है। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 25 दैट इज 8,000। अभी दोनों में से जो भी कम होगा वो आप बायबैक कर पाएंगे। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, बात ख़त्म यहाँ पे इसलिए नहीं होती कि एक तीसरा टेस्ट भी है। मैंने बताया ना कि गवर्नमेंट ने इस बात को इंश्योर करना है कि कंपनी बहुत ज़्यादा बायबैक ना कर ले। दूसरी बात, कंपनी की लिक्विडिटी प्रभावित ना हो। तीसरी बात, कंपनी की सॉल्वेंसी मेंटेन रहे। चौथी बात, कंपनी प्रॉफिटेबल हो, कंपनी का बिजनेस आगे कंटिन्यू अच्छे से होना चाहिए। तो इन सभी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस तैयार किए गए हैं। तो जो तीसरा जो टेस्ट है वो है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो
डेप्ट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2:1 आफ्टर द बायबैक। यानी कि जब आप बायबैक करेंगे तो 2:1 से ज़्यादा आपकी ये रेशियो नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम अभी रफली देखते हैं, हालांकि मैं कैलकुलेशन आपको जब समझाऊंगा तो थोड़ी सी डिफरेंट कैलकुलेशन होगी, लेकिन अगर आप रफली देखें यहाँ पे तो कंपनी का जो डेट है वो 3 लाख रुपए है। कंपनी का जो डेट है वो 3 लाख है। आप देखिएगा कंपनी का डेट जो है 3 लाख है और कंपनी के पास 8 लाख रुपए की कैपिटल है। तो इसका मतलब है कि अगर डेट इक्विटी 2:1 हो जाए तो इसका मतलब है कि कंपनी को शेयर होल्डर फंड कम से कम 1.5 लाख चाहिए। अगर डेट 3 लाख है, मान लीजिएगा डेट 3 लाख है, तो इक्विटी कम से कम कितनी चाहिए? इक्विटी कम से कम कितनी चाहिए? तो कम से कम 1.5 लाख की इक्विटी चाहिए। तो इसका मतलब है जब आप बायबैक करने जाओगे तो आपके पास 8 लाख रुपए टोटल है, 8 लाख में से 1.5 लाख आपको बायबैक के बाद चाहिए। हालांकि इसमें कुछ कैलकुलेशन होगी सीआरआर की, वो भी बाद में डिस्कस करेंगे हम। तो आपके पास जो बाकी पैसा बचेगा यानी कि 6.5 लाख रुपए सब्जेक्टेड टू सम कैलकुलेशन जो मैं आपको समझाऊंगा। तो इस 6.5 लाख रुपए के अंदर से, इस 6.5 लाख रुपए के अंदर से ही आप बायबैक कर पाएंगे। अब इससे जो नंबर ऑफ शेयर्स निकलेंगे वो आपके नंबर्स आएंगे। अब इन तीनों में से जो भी सबसे कम होगा वो ही आप बायबैक कर पाएंगे। तो आइएगा अब बात करते हैं अपने मुद्दे पर जिस पर हम बात करना चाह रहे थे। तो देखिएगा वो तीनों कंडीशंस जो बायबैक के लिए यूज होंगी कि कंपनी कितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर बायबैक कर सकती है, अब उस पहलू पर हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिएगा सबसे पहली बात यह है द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स और द वैल्यूज कैन बी बॉट बैक। अब ये जब बॉट बैक करेंगे तो द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक should not exceed 25% of the total paid up capital of the company. It means 25% shares can be bought back. यानी कि जो टेस्ट था ये कौन सा था? ये था शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। तो जो शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट है वो ये कहता है कि आप केवल कितना कर सकते हैं? 25%। दूसरा क्या था? द टोटल कैश आउटफ्लो फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक शुड नॉट एक्सीड 25% द इक्विटी फंड। इस इक्विटी फंड को आप यहां पे समझिएगा पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। और यहां पर फ्री रिजर्व्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम है। यहां पर क्या है? इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। अब देखिएगा उसके बाद अब कहता है इक्विटी शेयर जो आप बायबैक करोगे जो वो फुली पेड अप होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? फुली पेड अप होने चाहिए। लेकिन हम अब बात कर रहे थे अपनी शर्तों पर, तो शर्तें दो हो गई हमारी। और तीसरी द डेप्ट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2:1 आफ्टर बायबैक ऑफ शेयर्स। तो जो बायबैक ऑफ शेयर्स के बाद है उसके बाद कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? 2:1 से। तो 3 शर्तें, इसको बोलते हैं हम डेट इक्विटी टेस्ट। तो 3 टेस्ट आपको करने पड़ेंगे। ये हो गया डेट इक्विटी टेस्ट। इससे पहले एक टेस्ट कौन सा था हमारा? रिसोर्सेज टेस्ट। उससे पहले शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो इन तीनों में जो सबसे कम नंबर आएंगे वो तभी आप कर पाएंगे बायबैक। अदरवाइज जो भी सबसे कम नंबर होगा, अगर मान लीजिएगा इन सबका कम 0 आता है तो आप बायबैक ही नहीं कर पाएंगे। और जो भी इनमें तीनों में सबसे कम होगा वही आप बायबैक कर पाएंगे। और अगली बात जो मैं आपको बोलना चाहूँगा, देखिएगा जब भी कभी कोई बायबैक होती है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स जब कंपनियां रीपे करती हैं, चाहे वो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो चाहे वो बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स हो, तो इन दोनों इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक खास बात ध्यान रखनी है कि वो शेयर्स जो इक्विटी है या प्रेफरेंस हो फुली पेड अप होने चाहिए। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी द बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी। अभी देखिए जैसे कंपनी ने राइट इशू निकाला हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, तो 2 तरीके के शेयर मार्केट में लिस्टेड होंगे। एक फुली पेड अप जो 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला है, एक ऐसा शेयर जो भी 2.5 रुपए की पेड अप वैल्यू वाला है। तो अल्टीमेटली जो फुली पेड अप जब तक नहीं होगा उस शेयर्स को जो नया वाला है जो राइट में दिया गया उसको कंपनी बायबैक नहीं कर पाएगी। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि किस तरीके के शेयर्स बायबैक होते हैं। तो द शेयर्स ऑफ द कंपनी शुड बी फुली पेड अप बिफोर द बायबैक। और देखिए अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि लिस्टेड कंपनीज के लिए सेबी गाइडलाइंस काम करती हैं। तो जो सेबी की जो गाइडलाइंस हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और फिर डेप्ट इक्विटी रेशियो कैसे निकालेंगे ये तो मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बताने ही वाला हूँ। तो सिंपल सी बात है, इसकी अभी आपने टेंशन नहीं लेनी है। तो यहाँ पर ये सारे प्रोविजंस मैंने आपके साथ जो है शेयर किए। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें जो है इनकी एंट्रीज लिखनी है। हमने क्या लिखना है? इनकी एंट्रीज लिखनी है
कि इनमें कौन सी एंट्रीज जो है हम करेंगे। तो जो जनरल एंट्रीज हैं वो मैं आपके साथ जो है शेयर करूंगा कि कौन सी एंट्रीज जो है इनके अंदर जनरल एंट्रीज होंगी। तो बायबैक ऑफ शेयर्स में कौन सी एंट्रीज होती हैं वो भी हम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात देखिएगा, जब भी आप बायबैक ऑफ शेयर्स करेंगे तो क्या जनरल एंट्रीज होंगी, उन जनरल एंट्रीज को हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं कि वो जनरल एंट्रीज कौन सी हैं। तो देखिएगा सबसे पहली बात जो है वो जनरल एंट्रीज आप लिखना शुरू कर दीजिएगा कि जिनको हमने करना है। तो देखिएगा सबसे पहली बात जो है जनरल एंट्री जो है बायबैक ऑफ शेयर से संबंधित है। तो बायबैक ऑफ शेयर्स की जो जनरल एंट्रीज हैं वो हमने करनी है बायबैक ऑफ शेयर्स। तो मैं अभी इक्विटी शेयर्स के बायबैक की एंट्रीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जनरली इक्विटी शेयर्स की ही बायबैक की एंट्रीज आपको आएंगी एग्जाम के अंदर। थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। और तो देखिएगा सबसे पहली बात है, इसमें 4 एंट्रीज होती हैं। सबसे पहली जो एंट्री होती है वो होती है कि आपको पैसा प्रोवाइड करना है। पैसा कहाँ पे प्रोवाइड करना है? पैसा प्रोवाइड करना है सिक्योरिटी प्रीमियम से या जनरल रिजर्व से बायबैक के लिए। लेकिन इससे क्या होता है कि आप जब ये एंट्री पहले करेंगे तो आपको अमाउंट ही नहीं पता होता। तो बेटर ये है कि आप एंट्री जब ड्यू करें तो ड्यू करने वाली एंट्री इसके बेसिक से बाद करनी होती है, उसको आप थोड़ा पहले कर लो और इस एंट्री को बाद में कर लें। तो देखिएगा सबसे पहली बात, जितनी भी इक्विटी शेयर कैपिटल आपने बायबैक करनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल, मान लीजिएगा मेरे एग्जाम्पल में जो शेयर्स के नंबर आए थे वो 8000 थे। तो आप जो इक्विटी शेयर कैपिटल बायबैक करेंगे, जो भी मैंने जो सवाल दिया था, अब उसमें मान लीजिएगा 8000 शेयर्स हमारे बायबैक में थे। 8000, तो 8000 इंटू 1 फेस वैल्यू थी 1, तो 8000 इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू डलेगी, यानी कि यहाँ पे क्या डलेगी? फेस वैल्यू। दूसरी बात क्या डलेगी? दूसरी बात डलेगी प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। तो आप लोग जानते हैं कि बायबैक का जो प्रीमियम यानी कि जो भी आप एक्स्ट्रा पैसा देंगे, तो एक्स्ट्रा पैसे की हमने बात की थी कि शेयर 25 रुपये मार्केट में चल रहा है, तो जो 24 रुपये हैं वो आप यहाँ डालेंगे। और ये पैसा आपने देना है इक्विटी शेयरहोल्डर्स को। तो आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप लिख लीजिएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, या आप इसकी जगह इक्विटी बायबैक अकाउंट से एंट्री पास करेंगे। तो पहली एंट्री आपको पता होनी चाहिए कि क्या करने जा रहे हो आप। सबसे पहली बात है कि आप इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे, प्रीमियम ऑन बायबैक को डेबिट करोगे और इक्विटी शेयर अकाउंट को क्रिएट करेंगे। तो जो भी आप 24 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर रहे थे वो आप ध्यान से समझना है कि आप जो भी आप एक्स्ट्रा पे करेंगे वो यहाँ पर डाल देंगे। तो देखिएगा 8000 इंटू 24 आप कितना पे कर रहे थे, तो 8000 इंटू 24 दैट इज 1,92,000 अगर मेरे एग्जाम्पल की बात अगर आप करें तो। और उसके बाद यहाँ पर जो अमाउंट आएगा दैट इज 2 लाख। ये वो एंट्री है जो हमने करनी है। तो अब इस एंट्री में नरेशन क्या लिखी जाएगी, तो नरेशन भी इसकी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने इसकी जो नरेशन लिखनी है वो लिखनी है इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यू फॉर बायबैक। राइट, तो ये क्या एंट्री लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यू फॉर बायबैक। अब ये तो एंट्री आपने कर ली। अब इसके बाद और क्या एंट्रीज होंगी, तो देखिएगा इफ रिडेम्पशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट, इफ रिडेम्पशन या बायबैक इज आउट ऑफ प्रॉफिट। अब देखिएगा अगर रिडेम्पशन आपकी कहां से है, इफ रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मतलब समझ रहे हो यहाँ पे बायबैक, रिडेम्पशन का मतलब क्या है? बायबैक। क्योंकि रिडेम्पशन शब्द मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको पर रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर पढ़ा होगा, तो ये एक तरीके से जो वापस हो रहा है इसको हम बायबैक बोलते हैं इक्विटी के केस में। जो नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर में रिडेम्पशन होता है, क्योंकि उसकी कंडीशन ही होती है कि हमें उसको रीपे करना होता है। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि कंपनी की जो इक्विटी लेती है वो परपेचुअल लेती है जिंदगी भर के लिए, लेकिन फिर भी उसको पे कर रही है। तो ये जो वर्ड यूज होता है वो रिडेम्पशन की जगह बायबैक होता है। तो ध्यान रखना, जो रिडेम्पशन जो वर्ड होता है वही वास्तव में बायबैक का ही काम करता है। तो जब आप इसके लिए जितना भी नॉमिनल वैल्यू, अब मान लीजिएगा हमारे पास नॉमिनल वैल्यू कितनी थी, 8000 रुपये के शेयर्स की फेस वैल्यू थी।
तो हमारे पास 8,000 रुपये की नॉमिनल वैल्यू थी। तो ये 8,000 रुपये का पैसा हमें कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डालना है। इसके लिए हमारे पास क्या उपलब्ध है, सिक्योरिटी प्रीमियम। और याद करिए जब आप लॉ में भी पढ़ते थे तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज था कि फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड है तो उनको यूज कर सकते हैं। आपके पास सरप्लस अकाउंट यानी कि जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, उसका क्रेडिट बैलेंस, उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। लेकिन मैं ये कहूंगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम के केवल 5 परमिटेड यूज हैं, जबकि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस के और यूज भी हैं। जनरल रिजर्व, P&L किसी भी पर्पज के लिए कंपनी यूज कर सकती है। तो बेटर ये है कि अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम, तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को CRR में डालना चाहिए। और इस पैसे को कहां पर आप डाल सकते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में। तो सिंपल सी बात यह है कि जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में आप ये पैसा डालेंगे, इससे जो सेक्शन 68 है उसके प्रोविजंस फुलफिल होते हुए नजर आएंगे। और इसकी जो नरेशन है वो क्या लिखोगे आप, जो इसकी नरेशन है वो क्या लिखोगे आप, जो इसकी नरेशन है वो लिखोगे बीइंग प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, सिक्योरिटी प्रीमियम तो सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व तो जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू CRR अकाउंट। आपने पूरा लिखना है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये आप यहां पे ट्रांसफर करेंगे। अब तीसरी एंट्री क्या होगी कि ये जो बायबैक का पैसा हम पे करेंगे। लेकिन कभी कभी कंपनी ऐसा भी हो सकती है कि प्रेफरेंस शेयर इशू करे पहले और फिर बायबैक करे। तो अगर वैसे केसेस आते हैं तो फिर वो इशू की एंट्री उसमें डल जाती है। बट मोस्टली जो सवाल होते हैं वो रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट में से ही आते हैं। अब अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो इसी के अंदर, वो इसी एंट्री का तीसरा, इसी कंसेप्ट का तीसरा पार्ट है, जो यानी कि जो हमारा कंसेप्ट चल रहा था उसी का तीसरी एंट्री क्या होगी कि हम जो इक्विटी शेयर को जब बायबैक करेंगे तो इनका पैसा हमें पे करना पड़ेगा। और देखिए अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो सेबी की गाइडलाइंस, और अगर कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है। बट एंट्रीज इसी तरीके से आपने करनी है। तो सिंपल सी बात यह कि जब आप पैसा देंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर को आपने क्रेडिट किया था, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट को आपने क्या किया था, क्रेडिट किया था। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट को आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। या क्या आपने ये नहीं किया होगा तो क्या किया होगा, इसकी जगह आपने इक्विटी शेयर बायबैक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट। अब इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट है आपका तो उसको डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट किसको कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट को। क्रेडिट किसको कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट को। तो सिंपल सी बात यह है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। और इसके अंदर आपने क्या कर दिया, आपने पैसा दे दिया, आपने कैश पे कर दिया। तो आपने कैश पे कर दिया तो उसकी नरेशन भी लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे नरेशन, बीइंग कैश पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन बायबैक। डन। अभी तीसरी एंट्री हो गई। अब यहां पर हमारा एक और इशू है। इशू क्या है हमारा, इशू एक सिंपल सा है कि जो हमने प्रीमियम ऑन बायबैक दिया है दैट इज आवर कैपिटल लॉस। अब कैपिटल लॉस को कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से राइट ऑफ कर सकते हैं। तो यहां पे कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो एक्ट में लिखा हुआ है कि द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स। तो जो प्रीमियम ऑन बायबैक दिया उसके लिए भी यूज हो सकता है। उसके अलावा जो जनरल रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है या रेवेन्यू रिजर्व है या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, जो रेवेन्यू नेचर्स के प्रॉफिट है उनको भी यूज कर सकते हैं फॉर द प्रीमियम ऑन बायबैक। ध्यान रखिएगा कैपिटल रिजर्व को यूज नहीं करना है क्योंकि एक्ट अलाउ नहीं करता है। तो सिंपल सी बात यहां यह है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम जिस तरीके से आपके पास है तो उसको आप डेबिट करेंगे सबसे पहली बात अगर है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो अगर फिर आप जनरल रिजर्व यूज करना तो सबसे पहले
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अगर आपके पास है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं है तो जनरल रिजर्व या आपके पास P&L का क्रेडिट बैलेंस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस उसको डेबिट करेंगे, या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व को डेबिट करेंगे। और पैसा जो आपने प्रीमियम के रूप में दिया है वो प्रीमियम वाला जो पैसा है उसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो लॉस था आपको, तो उस लॉस को आपने राइट ऑफ करना है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी सिमिलर तरीके से एंट्रीज होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप में से कुछ लोगों ने ग्रुप 1 के अंदर वो पढ़ी हुई है और अभी भी हम उसमें कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने बेसिक बात करी इस क्लास के अंदर। अब अगली जो क्लास हम करेंगे उसके अंदर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं के ऊपर बेस्ड। तो आप इसको तब तक पढ़ लीजिएगा, फिर अगली जो क्लास होगी या आपको जो अगली वीडियो मिलेगी उस वीडियो के अंदर हम अकाउंटिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे जो हमारी बुक के अंदर है। तो यहाँ पर हमने उसको जो है लिखा हुआ है, तो उन क्वेश्चंस को भी जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो तब तक आप बायबैक के बारे में पढ़ सकते हैं, आप अपने स्टडी मटेरियल से भी पढ़ सकते हैं, जो हमने स्टडी मटेरियल दिया है उससे भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स था उसका बेसिक हमने बात की कि बायबैक होता क्या है, बायबैक के अंदर कौन सी एंट्रीज होती हैं, उन सभी पहलुओं के साथ जो है हमने बात की, और उसके पीछे के लॉजिक भी हमने ढूंढने की कोशिश की, उसमें अकाउंटिंग में एंट्रीज क्या होती हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी कभी कोई इस तरीके का बायबैक होता है तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पर्पज़ को ध्यान रखिएगा, तो आपको प्रोविजंस याद रहेंगे। जैसे कि अगर आप बायबैक करेंगे तो ये इंटरनल मैटर है, आर्टिकल्स परमिट करने चाहिए, कंपनी के स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा ही ये बायबैक हो सकता है। अगर बायबैक स्पेशल रेजोल्यूशन से नहीं होता है तो आप डायरेक्टर्स जो है रेजोल्यूशन से भी हो सकता है, लेकिन वो केवल 10% ऑफ का बायबैक होगा, 25 का नहीं होगा। उसके बाद बात क्या करनी है आपने कि कंपनी को जो है सोल्वेंट रहना है, तो कंपनी के डायरेक्टर से एक सोल्वेंसी सर्टिफिकेट लिया जाता है, 1 साल के दौरान कंपनी लिक्विडेट नहीं हो जाएगी। और इसी तरीके की जो बाकी जो चीज़ें हैं वो सब जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की वो आपको पता होनी चाहिए। शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट 25% से ज़्यादा शेयर बायबैक नहीं होंगे, 25% से ज़्यादा जो रिजर्व्स एंड सरप्लस और आपकी जो पेड अप कैपिटल है यानी कि जो आपकी नेटवर्थ है उससे ज़्यादा आपका आउटफ्लो नहीं होगा। तीसरी बात क्या है कि कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आफ्टर बायबैक। तो ये सारी चीज़ें जब आपके दिमाग में सेट रहेंगी तो एंट्रीज तो ये 4 ही होनी है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। हो सकता है कि अगर बायबैक प्रेफरेंस शेयर्स के इशू करने से हो रहा हो तो एक प्रेफरेंस शेयर्स के इशू करने की जो एंट्री है वो हो जाएगी इंस्टेड ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आने के। तो यहाँ पर जो है आपको बात मुझे उम्मीद है पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे अभी हम क्लास को जो है ओवर कर रहे हैं और अगली क्लास में हम फिर एंट्रीज जो है करेंगे। तो वीडियो इसी तरीके से जो है आपको मिलती रहेंगी और वीडियो को जो है आप लाइक भी करते रहिएगा।